असल में मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से। हम सब अपने को एक माने, इस महान देश के महान नागरिक अपनी तय को माने। 31 अक्टूबर 1984 सुबह के करीब 9:20 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने सरकारी आवास एक सफदरजंग रोड से निकलकर एक अकबर रोड की तरफ जा रही थी, जहां मशहूर ब्रिटिश अभिनेता और फिल्म निर्माता पीटर उस्तिनोव के साथ उनका इंटरव्यू तय था। दोनों बंगले एक ही परिसर में थे, इसलिए इंदिरा गांधी रोज की तरह पैदल ही वहां जा रही थी। उनके साथ निजी सचिव आर.के. धवन, सुरक्षा अधिकारी रामेश्वर दयाल और कुछ अन्य सुरक्षा कर्मी भी मौजूद थे। चलते चलते वो कुछ देर में संतरी बूथ के पास पहुंच गईं, जहां उन्हें उनकी सुरक्षा में 10 साल से तैनात उनका सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड बेअंत सिंह दिखा। जिसे देखते इंदिरा गांधी ने हर रोज की तरह मुस्कुराते हुए नमस्ते किया, लेकिन इस बार जवाब में कोई मुस्कान नहीं मिली। अब इससे पहले कि इंदिरा गांधी कुछ समझ पाती, बेअंत सिंह ने अपनी सरकारी रिवॉल्वर निकाली और उन पर एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। गोलियां लगते ही वो खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन हमला यही नहीं रुका। पास खड़े दूसरे गार्ड सतवंत सिंह ने अपनी ऑटोमेटिक कार्बाइन उठाई और गिर चुकी इंदिरा गांधी पर गोलियों की बौछार कर दी। कुछ ही सेकंड में देश की प्रधानमंत्री का शरीर गोलियों से छलनी हो चुका था। उन्हें कुल 33 गोलियां मारी गई, जिनमें से 30 गोलियां उनके शरीर में लगी थीं, लेकिन इसके बावजूद उनकी सांसें अब भी चल रही थीं। इसलिए उनके सहयोगियों ने तुरंत गाड़ी में लेकर एम्स की तरफ भागे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लेकिन हालत इतनी गंभीर थी कि जैसे ही खून शरीर में डाला जाता, वह घावों से बाहर बहने लगता। उन्हें करीब 80 बोतल खून चढ़ाया गया, लेकिन करीब 4 घंटों तक कोशिश करने के बाद डॉक्टर्स ने श्रीमती इंदिरा गांधी को मृत घोषित कर दिया, और शायद उन्हें अपनी मौत का पूर्वाभास पहले ही हो चुका था। इसलिए पिछले ही दिनों यानी 30 अक्टूबर 1984 की शाम उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित एक सभा में उन्होंने ये कहा था, मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं। मेरी लंबी उम्र रही है और मैं ये इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि जीवन मेरा सेवा में गया, केवल इसके गौरव है, किसी चीज नहीं है। और जब तक मुझ में साहस है तब तक सेवा ही में जाए, और जब जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। उधर पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल फैल गया। हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर देश के प्रधानमंत्री को क्या हुआ। उस वक्त इंटरनेट नहीं था, इसलिए पूरा देश खबरों के लिए अखबार, टीवी और रेडियो पर निर्भर था, और देशवासी शाम 8 बजे का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त दूरदर्शन पर समाचार आते थे। शाम हुई, टीवी खुला, सामने सलमा थी। सलमा जिनके कान के पीछे लगे गुलाब से भारत का हर शख्स उन्हें पहचानता था, लेकिन उस दिन गुलाब नहीं था। सलमा के बोलने से पहले ही हर कोई समझ चुका था जरूर कुछ बुरा हुआ है। तभी मायूसी से भरी आवाज में सलमा बोली, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अब नहीं रही। आज सुबह पीएम आवास के बाहर उनके ही गार्ड ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। आज सवेरे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर श्रीमती गांधी की हत्या करने की कोशिश की गई। ये खबर सुनते ही पूरे देश में करोड़ों लोगों की आंखों में आंसू बहने लगे, और क्यों न बहते। इंदिरा गांधी इतनी लोकप्रिय थी कि सोशल मीडिया के बिना भी देश का लगभग हर पुरुष, हर महिला और बच्चा उन्हें जानता था, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। अब इस घटना के तुरंत बाद देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। 3 नवंबर 1984 को जब इंदिरा गांधी की अंतिम यात्रा निकाली गई, तब दिल्ली की सड़कों पर लगभग 35 लाख लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये सबसे बड़ी अंतिम यात्रा थी। उस दिन सिर्फ एक प्रधानमंत्री की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि एक ऐसा राजनीतिक युग समाप्त हुआ था जिसने आजाद भारत की दिशा बदल दी थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों इंदिरा गांधी की मौत की खबर से पूरी दुनिया कांप उठी थी। Indira Gandhi, ruler of the world's largest democracy, died today, shot down by 2 of her own bodyguards.
कैसे एक लड़की जिसे गूंगी गुड़िया कहकर चिढ़ाया जाता था वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की प्रधानमंत्री बनी, और क्यों की गई थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या। ये हकीकत है सत्ता की, संघर्ष की, विवादों की और बलिदान की। यह हकीकत है उस महिला की जो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, जिन्होंने पाकिस्तान को दो हिस्सों में तोड़कर बांग्लादेश को आजादी दिलाई, देश में आपातकाल लगाया और देश के लिए ही अपनी जान कुर्बान कर दी। ये कहानी है आयरन लेडी ऑफ इंडिया कही जाने वाली इंदिरा गांधी की। हम भारतीय नागरिक हैं और हम में से किसी को कभी न वो काम करना है, कभी न वो शब्द बोलने हैं, न कभी वो विचार भी करना नहीं है जिससे भारत माता का सिर झुक सकता है। इंदिरा गांधी, द वुमेन हु रूल्ड इंडिया। ये कहानी शुरू होती है 19 नवंबर 1917 से, जब इलाहाबाद के मशहूर आनंद भवन में एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया इंदिरा प्रियदर्शनी। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की इकलौती संतान थी। जिस आनंद भवन में इंदिरा का बचपन बीता वो कोई साधारण घर नहीं था, वो उस दौर के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक बड़ा केंद्र बन चुका था। देश भर के बड़े बड़े नेता वहां आया करते थे। महात्मा गांधी से लेकर मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू तक हर कोई अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ रणनीतियां बनाने में लगा हुआ था। इंदिरा बाद में अपनी आत्मकथा में लिखती हैं कि उनके बचपन की सबसे पुरानी यादों में राजनीतिक चर्चाएं, नेताओं की बैठकें और पुलिस की आवाजाही शामिल है। उस दौर में इंदिरा के पिता पंडित नेहरू ज्यादातर समय राजनीति और स्वतंत्रता आंदोलन में व्यस्त रहते थे। ब्रिटिश पुलिस अक्सर उन्हें पकड़कर ले जाती थी, जबकि उनकी मां कमला नेहरू लगातार बीमारी से जूझ रही थी। ऐसे में जब ज्यादातर बच्चे अपने पिता के साथ खेलते हुए बड़े हो रहे थे, तब इंदिरा गांधी ने अपना बचपन अकेलेपन में बिताया, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवन के लगभग 9 वर्ष ब्रिटिश जेलों में बिताए थे। हालांकि जेल से नेहरू इंदिरा गांधी को लगातार पत्र लिखा करते थे। इस तरह छोटी उम्र में ही इंदिरा के भीतर देशभक्ति की भावना घर कर चुकी थी और आगे चलकर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिल गई। हम लेकर रहेंगे आजादी, इंदिरा की वानर सेना। साल 1930 जब सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे जोर पर था, तब महज 13 साल के इंदिरा गांधी ने बच्चों की एक टोली बनाई जिसका नाम रखा गया वानर सेना। नाम रामायण से लिया गया, क्योंकि जिस तरह भगवान राम की मदद वानर सेना ने की थी, उसी तरह ये बच्चे आजादी की लड़ाई में फ्रीडम फाइटर्स की मदद करने वाले थे। शुरुआत में अंग्रेजों को लगा कि ये बच्चों का खेल है, लेकिन जल्द ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। बच्चे होने की वजह से पुलिस को इन पर शक ही नहीं होता था। यही बच्चे एक जगह से दूसरी जगह गुप्त संदेश पहुंचाते, प्रतिबंधित पर्चे बांटते और कई बार अंग्रेजों की गतिविधियों की खबर भी क्रांतिकारियों तक पहुंचाते थे। जो फ्रीडम फाइटर्स अंग्रेजों से छिपते फिर रहे थे, उनके लिए खाना और पानी पहुंचाने का काम भी वानर सेना ही करती थी। धीरे धीरे इसकी चर्चा इलाहाबाद से निकलकर दूसरे शहरों तक पहुंच गई। हजारों बच्चे इससे जुड़ गए। वे रैलियां निकालते, विदेशी सामान के बहिष्कार का प्रचार करते और कई बार अंग्रेज अधिकारियों के सामने भी वंदे मातरम के नारे लगाते थे। हैरानी की बात तो ये है कि इनमें से कई बच्चों को अंग्रेज प्रशासन ने गिरफ्तार तक कर लिया था। आज लोग इंदिरा गांधी को भारत की प्रधानमंत्री के रूप में याद करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत महज 13 साल की उम्र में बनाई गई इस वानर सेना से हुई थी। युवा इंदिरा गांधी का संघर्ष। 1930 के दशक में कमला नेहरू की तबीयत और ज्यादा खराब रहने लगी। तब इंदिरा की पढ़ाई के लिए उन्हें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन भेजा गया। आनंद भवन के राजनीतिक शोरूल से दूर शांति निकेतन की शांत गलियों में इंदिरा ने जीवन का एक बिल्कुल अलग रूप देखा। यही उनकी मुलाकात कूच बिहार की राजकुमारी गायत्री देवी से हुई थी, जिन्हें उनके करीबी लोग आयशा कहकर बुलाते थे। गायत्री देवी राजस्थान की वर्तमान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की सौतेली दादी थी, लेकिन इंदिरा गांधी को इन राजघरानों से बहुत चिढ़ थी। खूबसूरत नीली आंखें, शाही ठाट बाट और बेहद आकर्षक व्यक्तित्व वाली गायत्री देवी जहां भी जाती थी, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती थी। कहा जाता है कि शांति निकेतन के दिनों में ही इंदिरा गांधी को गायत्री देवी की लोकप्रियता और शाही रुतबे से चिढ़ होने लगी थी। वरिष्ठ पत्रकार खुशवंत सिंह तो यहाँ तक लिखते हैं कि इंदिरा गांधी से ज्यादा खूबसूरत किसी भी दूसरी औरत को वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एक बार उन्होंने सदन में गायत्री देवी को कांच की गुड़िया कहकर पुकारा था।
वहीं आयशा को भी इंदिरा कुछ खास पसंद नहीं थी, लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं सोचा होगा कि शांति निकेतन में शुरू हुई ये खटास आगे चलकर इतनी बढ़ जाएगी जो एक दिन गायत्री देवी को तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे भेज देगी। खैर, इसी बीच इंदिरा गांधी की मां कमला नेहरू की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही, इसलिए पढ़ाई बीच में छोड़कर उन्हें यूरोप जाना पड़ा, जहां कमला नेहरू का इलाज चल रहा था। इंदिरा का बचपन वैसे ही काफी अकेलेपन में बीता, लेकिन अब उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा भी उनसे दूर जा रहा था। 28 मई 1936 की सुबह स्विट्जरलैंड में कमला नेहरू ने अंतिम सांस ली। उस मुश्किल घड़ी में एक शख्स हर वक्त इंदिरा के साथ खड़ा रहा, उसका नाम था फिरोज गांधी। लेकिन फिरोज और इंदिरा एक दूसरे को इलाहाबाद के दिनों से जानते थे, लेकिन असली नजदीकियां अब बढ़नी शुरू हुई। फिरोज उस समय लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन कमला नेहरू की बीमारी के दौरान उन्होंने नेहरू परिवार की जिस तरह मदद की, उसने इंदिरा के दिल पर गहरी छाप छोड़ी। मां की मौत के बाद जब इंदिरा पूरी तरह टूट चुकी थी, तब भी फिरोज ने उनका साथ नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि इसी दौरान दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए और दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई, शायद उन्हें खुद भी पता नहीं चला। बाद में इंदिरा ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन यहाँ भी उनकी जिंदगी आसान नहीं रही। उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी और इलाज के लिए उन्हें बार बार स्विट्जरलैंड जाना पड़ता था। इसी बीच उनकी और फिरोज की मुलाकातें बढ़ती गई। लंदन की सड़कों और छात्र सभाओं के बीच दोनों का रिश्ता और गहरा होता गया। आखिरकार फिरोज ने इंदिरा को शादी के लिए प्रपोज कर दिया, लेकिन जितना आसान ये प्रेम था, उतनी ही मुश्किल इसकी मंजिल होने वाली थी। एक मोहब्बत जिसके खिलाफ पूरा परिवार था। जवाहरलाल नेहरू को इंदिरा और फिरोज का रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। वजह सिर्फ धर्म नहीं था। फिरोज ना किसी बड़े खानदान से थे, ना उनके पास कोई बड़ी नौकरी थी और ना ही वो नेहरू परिवार जैसी सामाजिक हैसियत रखते थे। ऊपर से उनका स्वभाव भी नेहरू से बिल्कुल अलग था। जहां नेहरू नाप तौल कर बोलते थे, वही फिरोज अपने बेवाक और मुंहफट अंदाज के लिए जाने जाते थे। इतना ही नहीं, जब इंदिरा ने अपनी बुआ कृष्णा और विजय लक्ष्मी पंडित को अपने रिश्ते के बारे में बताया, तो उन्होंने भी इसका विरोध किया। विजय लक्ष्मी पंडित तो इतनी सीधी सपाट औरत थीं कि उन्होंने इंदिरा से कह दिया, तुम फिरोज से प्रेम संबंध बनाओ, लेकिन शादी करने के बारे में मत सोचो। इंदिरा ने इस सलाह का बहुत बुरा माना। उन्हें ये अपना और फिरोज के अपमान जैसा लगा। लेकिन इंदिरा गांधी भी अपने फैसले आसानी से बदलने वालों में से नहीं। कहा जाता है कि मां की मौत के बाद ही उन्होंने मन बना लिया था कि अगर शादी करेंगी तो फिरोज से ही करें। और आखिरकार साल 1942 में जब पूरा देश भारत छोड़ो आंदोलन की आग में जल रहा था, उसी साल इंदिरा और फिरोज ने शादी कर। उनकी शादी पारसी रीति रिवाजों से नहीं बल्कि हिंदू वैदिक परंपराओं के अनुसार हुई। इस विवाह में खुद महात्मा गांधी भी मौजूद थे और उन्होंने इस नए जोड़े को अपना आशीर्वाद दिया। शादी के 2 महीने बाद इंदिरा और फिरोज अपने हनीमून के लिए कश्मीर रवाना हुए। वहां से इंदिरा ने पिता नेहरू को तार भेजा, काश हम आपको यहाँ की ठंडी हवा भेज सकें। जिसका पंडित नेहरू ने तुरंत जवाब दिया, शुक्रिया, लेकिन तुम्हारे पास वहाँ आम नहीं है। अब शादी के शुरुआती महीनों में फिरोज और इंदिरा प्यार की मिसाल बन चुकी, लेकिन आगे चलकर इंदिरा गांधी की जिंदगी में जो होने वाला था, उसने उनके निजी जीवन और राजनीतिक भविष्य दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। आजादी का संघर्ष, रिश्तों में दर्द। अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान कर दिया। अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन शुरू हो चुके। जगह जगह गिरफ्तारियां हो रही थीं और ब्रिटिश सरकार किसी भी कीमत पर इस आंदोलन को कुचल देना चाहती। उधर शादी के कुछ ही दिनों बाद इंदिरा और फिरोज भी इस आंदोलन में कूदे। दोनों ने अंग्रेजों के खिलाफ सभाओं और प्रदर्शनों में हिस्सा। नतीजा ये हुआ कि उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। इंदिरा गांधी को करीब 8 महीने तक जेल में रहना पड़ा, जबकि फिरोज गांधी को भी अंग्रेज सरकार ने सलाखों के पीछे ढाला। खैर, अगले कुछ सालों में हालात तेजी से बदलने लगे। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, अंग्रेजी हुकूमत कमजोर पड़ने लगी और भारत की आजादी करीब आती चली। इसी बीच 20 अगस्त 1944 को इंदिरा गांधी ने अपने पहले बेटे राजीव गांधी को जन्म। 2 साल बाद 14 दिसंबर 1946 को उनके दूसरे बेटे संजय गांधी का जन्म। नेहरू परिवार में खुशियों का माहौल था, लेकिन देश के हालात अब भी बेहद तनावपूर्ण। आखिरकार 15 अगस्त 1947 का वो ऐतिहासिक दिन आया जिसका इंतजार करोड़ों भारतीय वर्षों से कर रहे थे। भारत आजाद हो चुका। दिल्ली की संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऐतिहासिक ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री। Long years ago we made a tryst with destiny and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially.
लेकिन इस आजादी की कीमत भी देश ने भारी चुकी थी। विभाजन की आग में लाखों लोग बेघर हो चुके थे और हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके थे। उस दौर में इंदिरा गांधी ने दिल्ली के शरणार्थी शिविरों में जाकर लोगों की मदद की। वो घंटों कैंप में रहकर महिलाओं और बच्चों की देखभाल करी। इस दौरान ये बात कई बार उनकी जान पर भी बन आई, लेकिन वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं। इसी दौरान एक और दिलचस्प रिश्ता आकार ले रहा था, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। साल 1946 में इलाहाबाद में बच्चन परिवार के घर में एक छोटी सी फैंसी ड्रेस पार्टी रखी थी। मौका था 4 साल के अमिताभ बच्चन के जन्म का। हरिवंश राय बच्चन और उनकी पत्नी तेजी बच्चन नेहरू परिवार के काफी करीब थे, इसलिए इंदिरा गांधी भी इस समारोह में पहुंची थी। यहीं 4 साल के अमिताभ बच्चन और 2 साल के राजीव गांधी की पहली मला हुई। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये दोनों बच्चे आगे चलकर देश के सबसे चर्चित परिवारों का हिस्सा हैं। असल में बच्चन और गांधी परिवारों के रिश्ते सिर्फ औपचारिक थे। दोनों परिवारों का एक दूसरे के घर आना जाना था, छुट्टियां साथ बिताई जाती थी। तेजी बच्चन और इंदिरा गांधी एक दूसरे की काफी अच्छी। यही वजह थी कि राजीव और अमिताभ की दोस्ती भी वक्त के साथ गहरी होती चली गई। बाद में राजीव की पत्नी सोनिया गांधी ने तो अमिताभ को भाई भी मान लिया था। वो उन्हें राखी बांधती थी और 80 के दशक में राजीव का साथ देने के लिए अमिताभ अपना फिल्मी करियर छोड़कर चुनावी मैदान तक उतर चुके थे। इसी तरह पहले दोनों परिवारों की नजदीकियां और फिर दूरियां कई दशकों तक भारतीय राजनीति और बॉलीवुड में चर्चा का विषय बनी रही। खैर, कहानी पर वापस आते हैं तो प्रधानमंत्री बनते ही पंडित नेहरू को दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में शिफ्ट होना पड़ा। इंदिरा गांधी भी अपने दोनों बेटों के साथ वहीं रहने लगी। शायद उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन इतिहास चुपचाप अपना अगला अध्याय लिख रहा था, क्योंकि 3 मूर्ति भवन में रहते रहते इंदिरा गांधी सिर्फ प्रधानमंत्री की बेटी नहीं रही, वो सत्ता के गलियारों को बेहद करीब से समझने लगी। दुनिया भर के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजा और राजनयिक नेहरू से मिलने आते और उसकी मेहमान नवाजी की जिम्मेदारी अक्सर इंदिरा गांधी संभालती थी। यहीं से शुरू हुआ वो सफर जो आगे चलकर उन्हें भारत की सबसे ताकतवर महिला बनाने वाला था। लेकिन एक तरफ जहां उनकी राजनीतिक समझ बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ उनकी शादीशुदा जिंदगी धीरे धीरे बिखरने लगी थी। इंदिरा दिल्ली में अपने पिता और बच्चों के साथ व्यस्त रहती, जबकि फिरोज गांधी ज्यादातर समय लखनऊ और अपने राजनीतिक कामकाज में बिताते थे। दोनों के बीच पति पत्नी का आदर्श रिश्ता शायद कभी बन ही नहीं पाया। समय के साथ दूरियां बढ़ती चली गईं। ऊपर से फिरोज गांधी का नाम कई महिलाओं के साथ भी जोड़ा जाने लगा। इन सब अफवाहों और घटनाओं ने उनके रिश्ते को और कमजोर कर दिया। तकरार बढ़ती गई, दूरियां गहरी होती गई। इधर फिरोज एक ताकतवर नेता बनकर उभर रहे थे और अपनी बेबाकी से वो कई बार नेहरू सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर देते थे और लोग उन्हें अनऑफिशियल विपक्ष कहने लगे थे। उधर इंदिरा गांधी का झुकाव लगातार राजनीति की तरफ बढ़ता जा रहा था। साल 1955 में उन्हें कांग्रेस कार्य समिति में शामिल किया गया और फिर 1959 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई। लेकिन इसी दौरान उनके निजी जीवन में एक और बड़ा तूफान आने वाला था। बताया जाता है कि साल 1959 में फिरोज गांधी ने एक फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वो अब कभी प्रधानमंत्री निवास यानी 3 मूर्ति भवन नहीं जाएंगे और उन्होंने अपना ये वादा निभाया भी। इसके बाद वो कभी वहां नहीं लौटे। वक्त गुजरता रहा, राजनीति में फिरोज गांधी का कद लगातार बढ़ता रहा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 7 सितंबर 1960 के दिन फिरोज गांधी को अचानक दिल का दौरा पड़ा। बताया जाता है कि तब वो खुद कार चलाकर वेलिंगटन अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टर खोसला की आंखों के सामने ही बेहोश होकर गिर पड़े। उधर इंदिरा गांधी उस समय त्रिवेंद्रम में थी। जैसे उन्हें ये खबर मिली, वो तुरंत दिल्ली लौट आई और सीधे अस्पताल पहुंची। पूरी रात अस्पताल के कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहा। फिरोज कभी होश में आते, कभी बेहोश हो जाते। बताया जाता है कि वो बार बार सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे थे, इंदु कहाँ है। इंदिरा उनके बगल में बैठी रही, बिना कुछ खाए पिए, बिना कहीं गए। 8 सितंबर की सुबह फिरोज ने कुछ देर के लिए आंखें खोली। उन्होंने इंदिरा से कहा वो कुछ खा ले, थोड़ा आराम कर ले, लेकिन इंदिरा ने मना कर दिया। कुछ देर बाद फिरोज फिर बेहोश हो गए और सुबह 7:45 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। हैरानी की बात यह थी कि अगले ही दिन उनका 48वां जन्मदिन आने वाला था। फिरोज गांधी का पार्थिव शरीर 3 मूर्ति भवन लाया गया। वहीं 3 मूर्ति भवन जहां वापस न लौटने की उन्होंने कसम खाई थी, लेकिन इस बार वो खुद चलकर नहीं बल्कि तिरंगे में लिपट कर वहां पहुंचे। हजारों लोग अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। पत्रकार बर्टिल फाक लिखते हैं कि भीड़ देखकर खुद जवाहरलाल नेहरू के मुंह से निकला, मुझे पता नहीं था कि फिरोज इतना लोकप्रिय है। यहाँ इंदिरा ऊपर से खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी,
लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुकी थी। 9 सितंबर को जब तिरंगे में लिपटे फिरोज गांधी के पार्थिव शरीर को अंतिम यात्रा के लिए ले जाया गया, तब इंदिरा, राजीव, संजय और फिरोज की बहन तहमीना भी साथ। दिल्ली की सड़कों पर हजारों लोग खड़े होकर अपने नेता को अंतिम विदाई दे रहे थे। निगमबोध घाट पर सिर्फ 16 साल के राजीव गांधी ने कांपते हाथों से अपने पिता को मुखाग्नि दी। फिरोज के जाने के बाद इंदिरा गांधी की जिंदगी जैसे एक बार खाली हो गई। सालों बाद उन्होंने फिरोज के लिए कहा था, मैं शायद फिरोज को पसंद नहीं करती, लेकिन मैं उन्हें प्यार करती थी। लेकिन इंदिरा गांधी को संभलने का मौका मिले उसके पहले ही उनके जीवन में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव जिनके बारे में सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इंदिरा गांधी और उनका रहस्यमयी सलाहकार। 60 के दशक में इंदिरा गांधी की जिंदगी में एक ऐसा किरदार भी आया जिसके बारे में आज तक बहस होती है। कुछ लोग उन्हें महान योग गुरु मानते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि उनका असर प्रधानमंत्री कार्यालय तक था। हम बात कर रहे हैं योग गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, जिन्हें कई पत्रकार भारतीय राजनीति का रासपुतीन तक कहते हैं। कहा जाता है कि 50 के दशक में कश्मीर शिकारगढ़ इलाके में इंदिरा गांधी की उनसे पहली मुलाकात हुई। इंदिरा छुट्टियां बिताने वहां पहुंची थी। तभी सफेद घोड़े पर सवार लंबी जुल्फों वाला एक युवा साधु उनके सुरक्षा घेरे के पास आकर रुका और बोला, मैं आपको योग सिखाना चाहता हूँ। बताया जाता है कि यही वो मुलाकात थी जिसने आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति की सबसे चर्चित दोस्तियों में से एक को जन्म दिया। दरअसल धीरेन्द्र ब्रह्मचारी पहले ही नेहरू परिवार के संपर्क में आ चुके थे। 50 के दशक में जब जवाहरलाल नेहरू की तबियत बिगड़ने लगी थी और वो कश्मीर आराम करने पहुंचे थे, तब धीरेन्द्र ने ही उन्हें योग सिखाया था। फिर वो इंदिरा गांधी से मिले। इसके बाद उनका गांधी परिवार में आना जाना बढ़ने लगा, जिसे लेकर खुद इंदिरा 17 अप्रैल 1958 के दिन अपनी अमेरिकी मित्र डोरोथी नॉर्मन को पत्र लिखती हैं कि मैंने योग को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। मुझे एक बहुत सुंदर योगी योग सिखाता है। उसकी शक्ल और उसका आकर्षक डील डॉल सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है, लेकिन उससे बात करना एक तरह की सजा है। वो बहुत बड़ा अंधविश्वासी है। उसी साल धीरेन्द्र ब्रह्मचारी दिल्ली पहुंच गए। देखते ही देखते देश के कई बड़े नेता उनके शिष्य बन गए। लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, यहाँ तक कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का नाम भी उनमें लिया जाता है। अगले कुछ वर्षों में उनका प्रभाव इतना बढ़ गया कि दिल्ली में उन्हें सरकारी बंगला मिला, आश्रम खोलने की सहायता मिली और इसके उद्घाटन में खुद प्रधानमंत्री नेहरू शामिल हुए। समय बीतता गया और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का नाम लगातार सुर्खियों में बना रहा। उनके आश्रम, उनकी बढ़ती संपत्ति और सत्ता के गलियारों तक उनकी पहुंच को लेकर कई तरह की चर्चाएं होती रही। कई बार उनका नाम इंदिरा गांधी के साथ भी जोड़ा गया, लेकिन इन दावों के कभी ठोस प्रमाण सामने नहीं आए। उनके समर्थकों का कहना था कि वो इंदिरा गांधी के योग गुरु और करीबी सलाहकार थे, जबकि आलोचक मानते थे कि उनका प्रभाव इससे कहीं ज्यादा था। सच क्या था, इसका जवाब शायद आज भी इतिहास के पास नहीं है। गूंगी गुड़िया से देश की पहली प्रधानमंत्री तक। अब कहानी को आगे बढ़ाएं तो 27 मई 1964 को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। पहले मां, फिर पति और अब पिता। इंदिरा गांधी एक एक करके अपने सबसे करीबी लोगों को खो चुकी थी, लेकिन शायद किस्मत ने उनके लिए शोक मनाने का वक्त भी नहीं छोड़ा था। नेहरू की मौत के बाद इंदिरा गांधी राज्यसभा की सदस्य चुनी गईं। वहीं देश की कमान लाल बहादुर शास्त्री के हाथों में आई। उन्होंने इंदिरा गांधी को अपनी कैबिनेट में सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया। इसी बीच 11 जनवरी 1966 को ताशकंद से एक चौंकाने वाली खबर आई। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का अचानक निधन हो गया था और सबसे बड़ा सवाल था, देश की कमान किसके हाथों में सौंपी जाए। कांग्रेस पार्टी में प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए खींचतान शुरू हो चुकी थी। एक तरफ अनुभवी नेता मोरारजी देसाई थे, जो खुद को इस पद का सबसे मजबूत दावेदार मानते थे। दूसरी तरफ थी इंदिरा गांधी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उस समय पार्टी के शक्तिशाली नेताओं का एक समूह, जिसे सिंडिकेट कहा जाता था, वो नहीं चाहता था कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। ऐसे में उन्होंने एक समझौते के तहत इंदिरा गांधी का समर्थन कर दिया। उनकी सोच थी कि इंदिरा गांधी के पास ज्यादा राजनीतिक अनुभव नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री बनने के बाद वो सिंडिकेट के इशारों पर काम करेंगे। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया तो उन्हें गूंगी गुड़िया तक कहने लगे, लेकिन हुआ उसका उल्टा ही। 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने भारत की प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और यहीं से शुरू हुआ भारतीय राजनीति का एक ऐसा अध्याय जिसने अगले 2 दशकों तक देश की दिशा और दशा दोनों बदल कर रख दी। इंदिरा गांधी के सर पर सजा प्रधानमंत्री का ताज सचमुच कांटों से भरा था। देश आर्थिक संकट,
खाद्यान्न की कमी और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा था। भारत अपने खाद्यान्न जरूरतों के लिए काफी हद तक अमेरिका पर निर्भर था, लेकिन जब वियतनाम युद्ध के मुद्दे पर भारत ने अमेरिका का समर्थन नहीं किया तो अमेरिका ने भी फूड ग्रेन सप्लाईज को लेकर भारत पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने तय किया कि भारत को हर हाल में अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनना होगा। इसी सोच के साथ उन्होंने हरित क्रांति को बढ़ावा दिया, जिसका असर कुछ ही वर्षों में दिखाई देने लगा और भारत धीरे धीरे अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने लगा। कुछ ही साल पहले लोग कहते थे कि भारत अपनी जनता को कभी भी नहीं खिला सकेगा, लेकिन आपको मालूम है 12 करोड़ टन पैदा हुआ है। और इस साल हमारी कठिनाई ये नहीं थी कि अनाज नहीं है, ये कठिनाई थी कि उसको रखे कैसे, कहां पे रखें। लेकिन इंदिरा गांधी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद उन्होंने एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए। सबसे पहले 1969 में देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इस फैसले का मकसद बैंकिंग सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाना था। इसके बाद कोयला, बीमा, स्टील, कॉटन, टेक्सटाइल, रिफाइनिंग, इंश्योरेंस और भी कई सेक्टर्स को नेशनलाइज किया गया। वहीं महिलाओं के अधिकारों और समान काम के लिए समान वेतन जैसे मुद्दों पर भी उनकी सरकार ने जोर दिया। इसी दौर में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों को लेकर भी कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव हुए। लेकिन इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा और सबसे विवादित फैसला अभी आना बाकी था। सत्ता का सबसे बड़ा टकराव और प्रीवी पर्स का खात्मा। दरअसल आजादी के बाद भारत में सैकड़ों राजाओं को हर साल एक निश्चित रकम दी जाती थी, जिसे प्रीवी पर्स कहा जाता था। इंदिरा गांधी और उनके मुख्य सचिव पीएन हक्सर का मानना था कि जिस देश में करोड़ों लोग गरीबी में जी रहे हैं, वह राजाओं को सरकारी खजाने से लाखों रुपए देना किसी भी तरह उचित नहीं है। इसलिए 1967 से ही प्रीवी पर्स खत्म करने की कोशिशें शुरू हो चुकी थी। यहीं पर एक बार फिर कहानी में गायत्री देवी की एंट्री होती है। कूच बिहार की राजकुमारी और बाद में जयपुर की महारानी बनी गायत्री देवी उस वक्त सिर्फ एक शाही चेहरा नहीं थी, बल्कि कांग्रेस की मजबूत राजनीतिक विरोधी भी बन चुकी थी। साल 1962 में उन्होंने स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा और करीब 1,92,000 वोटों से जीत हासिल की। उनकी जीत इतनी बड़ी थी कि उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। विपक्ष में रहते हुए वो नेहरू सरकार की खुलकर आलोचना करती थीं और कांग्रेस उम्मीदवारों को लगातार 3 चुनावों में हराकर उन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली थी। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी को गायत्री की लोकप्रियता कभी पसंद नहीं। ऊपर से प्रीवी पर्स का मुद्दा दोनों के बीच ही कड़वाहट को और बढ़ा रहा था। एक तरफ इंदिरा गांधी थी जो राजाओं के विशेषाधिकार को खत्म करना चाहती थी, दूसरी तरफ गायत्री देवी और बाकी राजघराने थे जो इसे अपने अधिकारों पर हमला मान रहे थे। फिर साल 1970 में वो हुआ जिसने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। इंदिरा गांधी सरकार ने राष्ट्रपति वीवी गिरी की मदद से प्रीवी पर्स खत्म करने का फैसला किया, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और कोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। बहुत से नेताओं को लगा कि अब इंदिरा गांधी पीछे हट जाएंगी, लेकिन इंदिरा गांधी रुकने वालों में से नहीं थी। उन्होंने संसद भंग करवा दी और देश में मध्यावधि चुनाव का ऐलान कर दिया। ये सिर्फ चुनाव नहीं था, बल्कि इंदिरा गांधी और राजा महाराजाओं के बीच सीधी लड़ाई बन चुका था। और जब 1971 में चुनाव के नतीजे आए तो पूरा देश हैरान रह गया। इंदिरा गांधी भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौट आईं। उनकी पार्टी को 518 में से 352 सीटें मिली। जीत के तुरंत बाद उन्होंने संविधान के 26वें संशोधन को शुरू किया। अनुच्छेद 291 और 362 को हटाया गया और नया अनुच्छेद 363A जोड़ा गया, जिसमें यह कहा गया कि राजाओं की मान्यता, विशेषाधिकार और प्रीवी पर्स हमेशा के लिए बंद किए जाते हैं, जिसे आयरन लेडी इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में सबसे अहम फैसलों में से एक माना जाता है। लेकिन गायत्री देवी और इंदिरा गांधी के बीच चल रही कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली टकराव तो अभी बाकी था। क्योंकि आज का दिन जब हम उपलब्धियों के तरफ देखते हैं, सफलताओं के तरफ देखते हैं, तो कमजोरी के तरफ भी देखना है। किन बातों ने हमको पीछे रखा, कौन से रोड़े हमारे रास्ते में आए कि हम तेजी से आगे नहीं बढ़ सके। तो हम देखते हैं कि जो सबक आजादी की लड़ाई ने हमें सिखाया था कि केवल एकता और अनुशासन से सफलता प्राप्त हो सकती है। जब इंदिरा ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया, साल 1971 में पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा हुआ था। पश्चिमी पाकिस्तान जहां सत्ता बैठी थी और पूर्वी पाकिस्तान जहां बंगाली आबादी रहती थी।
लेकिन दोनों के बीच भेदभाव इतना बढ़ चुका था कि पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह शुरू हो गया। पाकिस्तानी सेना ने वहां दमन चक्र चलाना शुरू कर दिया। हैवानियत की सभी हदें पार कर दी। लाखों लोग मारे गए, महिलाओं पर अत्याचार हुए और करीब 1 करोड़ शरणार्थी अपनी जान बचाकर भारत में घुसने लगे। सीमा से आने वाली तस्वीरें दिल दहला देने वाली थी। गांव के गांव खाली हो रहे थे, शरणार्थी शिविर भर चुके थे और भारत पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा था। देश के भीतर भी आवाजें उठने लगी, अब पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। बताया जाता है कि इंदिरा गांधी भी हालात को देखकर बेहद चिंतित थी। वो चाहती थी कि भारत जल्द कार्रवाई करे, लेकिन जब उन्होंने सेना प्रमुख जनरल सैम मॉनकेशॉ के साथ बैठक की तो उन्हें वो जवाब मिला जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। मॉनकेशॉ ने साफ कहा कि भारतीय सेना अभी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, टैंकों की तैनाती अधूरी है, संसाधन पर्याप्त नहीं है और मानसून भी आने वाला है, जिससे इंदिरा गांधी थोड़ा नाराज हुई। मगर फिर सैम ने अपने अंदाज में इंदिरा गांधी से पूछा, क्या आप युद्ध जीतना चाहती हैं? इंदिरा ने कहा हाँ। इस पर मॉनकेशॉ ने जवाब दिया, तो मुझे कुछ महीनों का समय दीजिए, मैं जीत की गारंटी देता हूं। आखिरकार 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के कई एयरबेस पर हमला कर दिया और 4 दिसंबर की सुबह से भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने पूरी ताकत से पाकिस्तान पर धावा बोल दिया, जिससे पाकिस्तान सेना संभल ही नहीं पाई और सिर्फ 13 दिनों के भीतर युद्ध का फैसला हो गया। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण माना जाता है। इसके साथ ही दुनिया के नक्शे पर एक नया देश जन्मा, बांग्लादेश। उस वक्त इंदिरा गांधी का नाम सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गूंज रहा था। जिन्हें लोगों ने कभी उन्हें गूंगी गुड़िया कहा था, उनकी जुबान अपने आप बंद हो चुकी थी। कई विदेशी अखबार उन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहने लगे। वहीं विपक्ष के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में उनकी तुलना मां दुर्गा से कर दी। भारत कोई 5 साल, 10 साल, 100 साल जीने का देश नहीं है। हजारों साल जीवित रहा है और हजारों साल और इसको जीवित रहना है। भारत के न्यूक्लियर सुपर पावर बनने की हकीकत 1971 की जीत के बाद इंदिरा गांधी देश की सबसे ताकतवर नेताओं में गिनी जाने लगी। लेकिन उनके सामने एक और चुनौती थी। उस दौर में अमेरिका, चीन और कई पश्चिमी देश परमाणु हथियारों के दम पर दुनिया के राजनीतिक में दबदबा बनाए हुए थे। ऐसे में इंदिरा गांधी ने पर्दे के पीछे भारतीय वैज्ञानिकों को एक बेहद गुप्त मिशन पर काम करने की मंजूरी दे दी। आखिरकार 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण किया और इसी के साथ भारत परमाणु शक्ति वाले दुनिया के कुछ गिने चुने देशों में शामिल हो गया। हम चाहते हैं हमारी सेनाएं मजबूत हों। किस लिए? किसी पे हमला करने के लिए नहीं, हम अपनी सीमाओं को बचाने के लिए, अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए। लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय आपातकाल। अब जितनी तेजी से इंदिरा गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही थी, उतनी ही तेजी से उनके विरोधी भी मजबूत हो रहे थे। वहीं देश में भी बेरोजगारी बढ़ रही थी, महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही थी और विपक्ष लगातार उन पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रहा था। फिर जून 12, 1975 को एक ऐसा फैसला आया जिसने दिल्ली की राजनीति में भूचाल ला दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1971 के रायबरेली चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का दोषी मानते हुए इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया। अदालत ने उन्हें सांसद पद के लिए अयोग्य ठहराया और 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी। विपक्ष सड़कों पर उतर आया था और जयप्रकाश नारायण ने खुलकर उनके इस्तीफे की मांग कर दी। इंदिरा गांधी के सामने अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा था। कहा जाता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बारे में भी सोचा, लेकिन उनके बेटे संजय गांधी को अपनी मां का यह फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, मां का इस्तीफा देने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। आज जो वफादारी की कस्में खा रहे हैं वो सत्ता हाथ में आते ही हमारी पीठ में छुरा घोंप देंगे। ऐसे में 25 जून 1975 की सुबह उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय को बुलाया। राय ने उन्हें सलाह दी कि संविधान के अनुच्छेद 1952 के तहत देश में आंतरिक आपातकाल लगाया जा सकता है। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी को यह सुझाव पसंद आया। उसी दिन वो राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से मिली और देर रात आपातकाल की फाइल राष्ट्रपति भवन पहुंची। कुछ ही देर बाद दस्तखत हो गए
25 और 26 जून 1975 की आधी रात को ऑल इंडिया रेडियो से देश को बताया गया कि भारत में आपातकाल लागू कर दिया गया है। उस रात जब देश के ज्यादातर लोग सो रहे थे, तब भारतीय लोकतंत्र की दिशा बदल रही थी। आपातकाल लगते ही रातों रात विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को उनके घरों से उठा लिया गया। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह, राज नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, सैकड़ों दूसरे नेताओं को जेल में डाल दिया गया। बहादुर शाह जफर मार्ग की बिजली तक काट दी गई ताकि अगले दिन अखबार सरकार के खिलाफ कुछ छाप ही न सके। प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी गई और सरकार की आलोचना करना लगभग नामुमकिन हो गया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले 21 महीनों में पूरा देश केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ गया। चुनाव टाल दिए गए, नागरिक अधिकार सीमित कर दिए गए और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले हजारों लोगों को जेल भेज दिया गया। इसी दौरान संजय गांधी का प्रभाव भी तेजी से बढ़ने लगा। नसबंदी अभियान और झुग्गी बस्तियों को हटाने जैसी योजनाओं ने लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित कर दी। कई जगह लोगों ने आरोप लगाए कि नसबंदी जबरन करवाई जा रही है और प्रशासन डर का माहौल बनाकर काम कर रहा है। इसी बीच 1975 जब उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई थी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। उसके बाद स्वतंत्रता दिवस की सुबह लाल किले में उन्होंने ये भाषण दिया था। हमारे हाथ में नहीं है कि क्या होगा, ये उन लोगों के हाथ में है जो देश को तोड़ने में लगे थे, देश में अनुशासनहीनता फैलाने में लगे थे, जो ऐसे गुटों को और व्यक्तियों को प्रोत्साहन दे रहे थे जिन्होंने कभी भी न लोकतंत्र में विश्वास रखा है, न जिस प्रकार की स्वतंत्रता में हम विश्वास करते हैं या गुट निरपेक्षता में विश्वास करते हैं या सांप्रदायिकता से लड़ने में विश्वास करते हैं, जिन्होंने कभी भी इन विचारधाराओं से सहमत नहीं रहे, उनको इन आंदोलनों ने प्रोत्साहन दिया था। वहीं जेल में कैद नेताओं, आम जनता और बाकी कैदियों पर भी कहर बरसाया जाने लगा, जो देश के लोकतंत्र पर बड़ा धब्बा था। टॉर्चर ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन इंडिया किताब के पेज नंबर 291 पर लिखा गया है कि उस समय देश की हर जेल कैदियों से खचाखच भरी हुई। कैदियों को करंट दिए जा रहे थे, उनके कपड़े निकालकर उन्हें बर्फ पर लिटाया जाता था, तो कुछ को अपना पेशाब पीने पर मजबूर किया जाता था। अगले 20 महीनों में 11,000 पॉलिटिकल लीडर्स समेत करीब 1,40,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से कुछ को तो ये तक नहीं पता था कि उन्हें किस जेल में रखा गया है और उनके परिवार वाले उन्हें खोजने के लिए देश भर में कारावासों के बाहर भटकते थे। राजमहल से तिहाड़ तक महारानी गायत्री देवी की दास्तान। मित्रों, इन गिरफ्तारियों के बीच एक नाम ऐसा भी था जिसने पूरे देश और विदेश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, और ये थी जयपुर राजघराने की महारानी गायत्री देवी। आपातकाल के दौरान दिल्ली में गायत्री देवी और उनके बेटे कर्नल भवानी सिंह को कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। कहा गया कि उनके पास विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन करने से जुड़ा मामला है। उस दौर में जेल पहले से ही राजनीतिक कैदियों से भरी हुई थी, इसलिए गिरफ्तारी के बाद गायत्री देवी को कई घंटे पुलिस स्टेशन में बिठाया गया और फिर तिहाड़ जेल भेज दिया गया। बताया जाता है कि उनके बेटे भवानी सिंह को अपेक्षाकृत बेहतर व्यवस्था मिली, वहीं गायत्री देवी को सी कैटेगरी की बैरक में रखा गया। कमरे में न पंखा था, न टॉयलेट, न ही कोई खास सुविधा, ऊपर से पास के खुले शौचालय की बदबू अलग। राजमहलों में रहने वाली एक महारानी अचानक तिहाड़ जेल की कैदी बन चुकी। बाद में अपनी आत्मकथा में गायत्री देवी ने लिखा कि जेल का माहौल उन्हें अंदर तक तोड़ रहा था। रात भर शोर शराबा, कैदियों की लड़ाइयां, धमकियां और लगातार तनाव, धीरे धीरे उनकी तबीयत भी खराब रहने लगी। मुंह में छाले पड़ गए, वजन तेजी से घटने लगा और लो ब्लड प्रेशर की शिकायत रहने लगी। एक समय तो उन्हें लगने लगा कि शायद वो उस जेल से जिंदा बचकर बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसी दौरान जेल में बंद राजमाता विजय राजे सिंधिया ने उनका हौसला बनाए रखा, जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की मां थी। दोनों अक्सर घंटों बात करती और एक दूसरे को मजबूत रहने की सलाह दी। करीब 5 महीने जेल में बिताने के बाद गायत्री देवी रिहा हुई, लेकिन कहा जाता है कि इस अनुभव उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। रिहाई के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से लगभग दूरी बना ली। हार, वापसी और सत्ता का दूसरा अध्याय। इमरजेंसी का यह फैसला आखिरकार इंदिरा गांधी को भारी पड़ा। 1977 में जब चुनाव हुए तो जनता ने अपना गुस्सा खुलकर दिखाया। लोगों में कांग्रेस के खिलाफ इतनी नाराजगी थी कि उस दौर को याद करते हुए कई नेता मजाक में कहते हैं कि अगर कांग्रेस के सामने बिजली का खंभा भी चुनाव लड़ जाता तो शायद वह भी जीत जाता।
नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस को करारी हार मिली और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन भारतीय राजनीति में इंदिरा गांधी की कहानी अभी खत्म नहीं। जनता पार्टी की सरकार अंदरूनी कलह और अपनी खींचतान में उलझ गई। देखते ही देखते लोगों का भरोसा उससे उठने लगा और फिर 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी एक बार फिर जोरदार वापसी करते हुए देश की प्रधानमंत्री बनी। ऐसा लग रहा था मानो इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक जीवन का सबसे मुश्किल दौर पीछे छोड़ दिया, लेकिन किस्मत उनके लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। संजय गांधी की मौत और राजीव गांधी की राजनीति में एंट्री। 23 जून 1980 की सुबह उनके छोटे बेटे संजय गांधी दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट से एक विमान उड़ाने लगे। संजय को हवाई जहाज उड़ाने का बेहद शौक। वो एक कुशल पायलट भी माने जाते थे, लेकिन उस दिन उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और संजय गांधी की मौके पर ही मौत हो गई। ये खबर सुनते ही इंदिरा गांधी टूट गई। इंदिरा गांधी पर किताब लिखने वाली सागरिका घोष बताती हैं कि वो हादसे वाली जगह पर 2 बार गई और अपने बेटे के बुरी तरह छत विचत शव को देखकर उन्होंने डॉक्टर से सिर्फ इतना कहा था, डॉक्टर मेरा दाहिना हाथ कटा। मगर यहाँ भी उनसे नफरत करने वाले कुछ लोगों ने ये बात फैलाई कि इंदिरा गांधी दूसरी बार वहां इसलिए गई क्योंकि शायद संजय के पास एक डायरी और कुछ लॉकर्स की चाबियां थीं जो इंदिरा गांधी को चाहिए थी। मेनका गांधी बनाम इंदिरा गांधी। दरअसल संजय गांधी की मौत के बाद इंदिरा गांधी के सामने सबसे बड़ा सवाल था उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन था। संजय की पत्नी मेनका गांधी मानती थी कि वो संजय की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा सके, लेकिन इंदिरा गांधी अपने बड़े बेटे राजीव गांधी को चुनती। राजीव ने भी अपनी पायलट की नौकरी छोड़ दी और राजनीति में कदम रखकर अपनी मां का साथ देने का फैसला किया। यही वो फैसला था जिसने गांधी परिवार के भीतर एक नई खाई पैदा कर दी। दरअसल मेनका गांधी को लगने लगा कि संजय के जाने के बाद उन्हें परिवार और राजनीति दोनों से किनारे किया जा रहा। धीरे धीरे ये मतभेद खुलकर सामने आने लगे। फिर मार्च 1982 में वो घटना हुई जिसने रिश्तों में बची कुची ठंडक भी खत्म की। लखनऊ में संजय गांधी के समर्थकों ने एक सभा आयोजित जहां राजीव गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे। इंदिरा गांधी ने मेनका को साफ शब्दों में वहां जाने से मना किया, लेकिन मेनका ने उनकी बात नहीं मानी और सभा में पहुंचकर एक जोरदार भाषण दे डाला। जब इंदिरा गांधी को इस बात का पता चला तो उनका सब्र जवाब दे गया। कहा जाता है कि दिल्ली लौटने के बाद उन्होंने मेनका को साफ शब्दों में घर छोड़ने के लिए कह दिया। इसके बाद मेनका गांधी अपने 2 साल के बेटे वरुण गांधी को लेकर प्रधानमंत्री आवास से चली गई। और वक्त का खेल भी अजीब होता है। वर्तमान में इंदिरा गांधी के परिवार का एक हिस्सा कांग्रेस की पहचान बन गया तो दूसरा हिस्सा आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का महत्वपूर्ण चेहरा बनकर उठा। मेनका गांधी कई बार भाजपा में सांसद, केंद्रीय मंत्री रही। वहीं वरुण गांधी कई बार सांसद चुने गए और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। खैर, इस तरह से अपने सबसे प्यारे बेटे को हमेशा हमेशा के लिए खोने के बाद इंदिरा गांधी को 2 सालों बाद ही अपने जिगर के टुकड़े वरुण गांधी को भी अलग करना पड़ा। लेकिन इंदिरा गांधी इस दुख से भी उबर पाती उससे पहले उनके सामने एक ऐसा संकट आने वाला था जो उनके जीवन का आखिरी और सबसे खतरनाक राजनीतिक संघर्ष साबित होने वाला था। ऑपरेशन ब्लू स्टार, वो फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। 70 के दशक के आखिर और 80 के दशक की शुरुआत में पंजाब में अलग खालिस्तान की मांग जोर पकड़ने लगी। इसी दौरान एक नाम तेजी से उभर कर सामने आया, जरनैल सिंह भिंडारवाले। शुरुआत में कई नेताओं को लगा कि वो सिर्फ एक धार्मिक उपदेशक है, लेकिन देखते ही देखते उनका प्रभाव बढ़ता चला गया। उनके समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसक झड़पें होने लगी। पुलिसकर्मी, नेताओं और आम लोगों की हत्याएं होने लगी। पूरे पंजाब में डर का माहौल था। धीरे धीरे भिंडारवाले और उनके सशस्त्र समर्थकों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में अपना ठिकाना बना लिया। मंदिर के अंदर हथियार जमा किए जाने लगे, बंकर बनाए गए और वहां से अलगाववादी गतिविधियां चलने लगी। पंजाब सरकार और केंद्र सरकार दोनों पर दबाव बढ़ रहा था कि इस संकट का समाधान निकाला जाए। कई महीनों तक बातचीत और समझौते की कोशिशें हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। आखिरकार जून 1984 में इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को स्वर्ण मंदिर परिसर में प्रवेश करने का आदेश दिया। इस सैन्य कार्रवाई का नाम रखा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। 5 जून 1984 की रात भारतीय सेना ने गोल्डन टेम्पल में प्रवेश किया। अगले कुछ घंटों तक भीषण गोलीबारी होती रही। सेना और उग्रवादियों के बीच लड़ाई चली। आखिरकार भिंडारवाले मारे गए और ऑपरेशन खत्म हुआ, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। इस कार्रवाई में सैनिकों के साथ साथ कई आम नागरिक भी मारे गए।
स्वर्ण मंदिर परिसर को भी नुकसान पहुंचा। दुनिया भर के सिख समुदाय में गहरा गुस्सा फैल गया। बहुत से सिखों को लगा कि उनके सबसे पवित्र धार्मिक स्थल का अपमान हुआ। वहीं दूसरी तरफ इंदिरा गांधी और उनके समर्थकों का कहना था कि देश की एकता और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इंदिरा गांधी को सलाह दी कि उनके सिख अंगरक्षकों को हटा दिया जाए, लेकिन इंदिरा गांधी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि किसी व्यक्ति को सिर्फ उसके धर्म की वजह से शक की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि यही फैसला कुछ महीनों बाद उनकी जिंदगी का आखिरी फैसला साबित होगा। और फिर 31 अक्टूबर 1984 को वो हुआ जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। इंदिरा गांधी को उन्हीं के सिख बॉडीगार्ड ने गोली से छलनी करके उनकी हत्या कर दी, जिसके बाद उनके बेटे राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ। फिर 3 नवंबर 1984 को जब इंदिरा गांधी की अंतिम यात्रा निकली तो वो दिल्ली की सड़कों पर लोगों का वो जनसैलाब था जो रिकॉर्ड बन गया। लाखों लोग अपनी नेता को अंतिम विदाई देने आए। अब इंदिरा गांधी तो चली गई, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गए, जैसे कि क्या वो भारत की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री थी या सबसे विवादित? क्या उन्होंने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया या आपातकाल लगाकर उसे कमजोर किया? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं। दोस्तों, प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी के लिए गए फैसलों को लेकर आपकी राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक बात से शायद आप बेइनकार नहीं कर पाएंगे कि इंदिरा गांधी सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं, वो अपने आप में एक दौर, एक ऐसा दौर जिसमें सत्ता थी, संघर्ष था, जीत थी, हार थी, प्यार था, अकेलापन था, युद्ध था, शांति थी, लोकतंत्र था और विवाद थी। और शायद इसी वजह से उनकी कहानी खत्म होने के 4 दशक बाद भी भारत की राजनीति में उनकी गूंज सुनाई देती है। खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके हर देशवासी तक पहुंचाइए और ऐसी ही हैरान करने वाली डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।